Hello everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Hug Sister. So today I'm going to start a new poem of poetry section, A Hymn to God the Father, written by John Donne. This poem is considered to be the well-loved poem by all, and this poem is written by John Donne. This poem is based on about the God and the religion. But before begins the poem, let's have some look on the biography of John Donne. John Donne एक मेटाफिजिकल पोएट थे, स्कॉलर थे, सोल्जर थे, सेक्रेटरी थे, जो कि कैथोलिक फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था. उनको कंसीडर किया जाता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है मेटाफिजिकल पोएट के. मीन्स मेटाफिजिकल के पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, सो प्लीज स्टे ट्यून विथ मी एंड डोंट मिस माय एनी सिंगल वीडियो. I will cover every single topic of semester 2. So let's start. His political work are noted for metaphorical and sensual in style, including love poem, religious poem, and उनको उनके sermons के लिए भी जाना जाता है. उनका political work उनके मेटाफोरिकल और सेंसुअल स्टाइल के लिए फेमस था, जैसे कि लव पोएम है, उसमें रिलीजियस पोएम है. उनको उनके सरमन्स के लिए भी जाना जाता था. सरमन्स का इस होता है जो रिलीजियस आइडियाज़ को स्प्रेड किया जाता है थ्रू प्रीचिंग, उसे हम लोग सरमन्स बोलते हैं. तो वो वन ऑफ द फोरमोस्ट प्रीचर थे इंग्लैंड के. उनको उनके सरमन्स के लिए भी जाना जाता था. जॉन डन बॉर्न हुए थे लंदन में एक कैथोलिक फैमिली में. 1583 में एट द एज ऑफ 11, जब वो 11 साल के थे, उन्होंने हर्ट हॉल स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट किया. और आफ्टर 3 ईयर वो जॉन जो है वो एडमिटेड हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहाँ उन्होंने 3 साल और पढ़ा. 1614 में किंग जेम्स I रिफ्यूज़ किए डन की फाइनल अटेम्प्ट टू सिक्योर अ पोस्ट एट कोर्ट. गाइस, बहुत दिनों से जॉन डन जो है वो सिक्योर एम्प्लॉयमेंट के खोज में थे. मीन्स उनको सिक्योर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उनका रिलीजियस वोकेशन था. मीन्स कि वो कैथोलिक थे. कैथोलिज्म की वजह से उन्हें कोई सिक्योर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा था. एंड बाय दिस टाइम किंग जेम्स I भी रिफ्यूज़ किए उनके फाइनल अटेम्प्ट को टू सिक्योर अ पोस्ट एट कोर्ट. बाय दिस टाइम डन को रियलाइज हुआ कि उनके पास रिलीजियस वोकेशन है, और वो फाइनली अग्री हुए कि वो होली ऑर्डर्स लेंगे, और उनको रॉयल चैपलिन बना दिया गया. मीन्स क्लर्जी मैन बना दिया गया चर्च का. और उनको डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ डिवाइनिटी मिला कैम्ब्रिज से. नवंबर 22 1621 में डन को इंस्टॉल किया गया डेम ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल, एट विच ही कैरिड आउट हिज ड्यूटी विद फुल एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी. मीन्स नवंबर 22 में 1621 में डन को इंस्टॉल किया. डेम मीन्स होता है कि जो हेड होते हैं चर्च के, उनको हेड बना दिया गया चर्च के. मीन्स सेंट पॉल कैथेड्रल के हेड बना दिया गया जॉन डन को, और जो कि जॉन डन जो है वो इस चीज़ को पूरी ईमानदारी और इज्जतदारी के साथ निभाए. इन 1623 में डन जो है वो इल हो गए विथ रिलैप्सिंग एंड फीवर एंड थाइपर. उनके सिकनेस के दौरान वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे. मीन्स वो पैरेलल थे अपने फिजिकल और स्पिरिचुअल इलनेस के बीच में. मीन्स बीच में थे वो अपनी सिकनेस में पैरेलल थे फिजिकल एंड स्पिरिचुअल इलनेस में. डन जो फैटली इल थे स्टोमक कैंसर से, वो लेफ्ट के अपना सिक बेड. मीन्स अपना बीमार बिस्तर छोड़ के वो उन्होंने फाइनल सरमन दिया कोर्ट में, जो कि पब्लिश हुआ उनके डेथ के बाद एज अ डेथ ड्वेल, और समटाइम कंसिडर किया जाता है उनका खुद का फ्यूनरल सरमन है वो. बिकॉज उनकी लाइफ टाइम में कोई भी उनका पोइट्री पब्लिश नहीं हुआ था. सारा पोएम जो था वो प्रिजर्व था मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में. डन का पोइट्री जो है वो मार्क किया जाता है मैच्योर इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के लिए. उनके डेथ के बाद उनको टर्म किया गया वो पायनियर है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट के. मैं सबसे फर्स्ट पोएट है जो कि मेटाफिजिकल पोएट थे. डन जो है वो वैराइटीज ऑफ वर्क एड के लिटरेचर में उनका पोइट्री को मार्क किया जाता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट, एक्सेसिव यूजेस ऑफ पैराडॉक्सेस, डिस्टोर्ड इमेजरी एंड बोल्ड कंसेप्ट. ये सब के लिए उनके पोइट्री को मार्क किया जाता है. उनको हार्श टोन और रिजिड एक्सप्रेशन के लिए भी मार्क किया जाता है. उनके राइटिंग में हार्श टोन होता है और रिजिड एक्सप्रेशन भी होता है. रिकरिंग थीम मीन्स कि मतलब उनके पोएम का थीम जो होता था वो ज़्यादातर रिलीजियस फिडेलिटी होता था, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, डेथ, सेपरेशन एंड सेल्फ लव. ये सब उनके पोएम का थीम होता था. एंड उनका
सम ऑफ हिज बेस्ट वर्क क्या है जो कि उन्होंने लिखा है, वो है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार एंड द गुड मॉरो. दिस टू पोएम इज कंसिडर्ड टू बी द well and best poem written by him, and however his writing faded away until the 20th century when some writer applauded his highly intellectual pieces. उनका राइटिंग जो है वो 20th सेंचुरी के बाद और भी ज़्यादा पॉपुलराइजिंग हुआ, जब बहुत सारे राइटर ने उनकी वर्क को, इंटेलेक्चुअल पीसेस को अपलाउड किया, मीन्स तारीफ किया. उनकी लिटरेरी क्वालिटी, उनका लिटरेरी क्वालिटी मतलब उनके लिटरेचर के थ्रू बहुत सारे राइटर और पोएट का माइंड को शेप किया उनका लिटरेरी एक्टिविटी 20th सेंचुरी में. He promoted the concept of self-love in most of the poem. उन्होंने सेल्फ लव का थीम को प्रमोट किया अपने पोएम में. उनका वर्क इन्फ्लुएंस करता है अस टू लव अदर अनकंडीशनली नो मैटर हाउ डिफिकल्ट दे टर्न आउट. उनका पावरफुल इन्फ्लुएंस था राइटर में जैसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग, टी.एस. एलियट एंड W.B. Yeats. And he successfully presented his idea that even today writer trying to imitate his unique style considering him a beacon for writing prose and poetry. मीन्स कि उनका पावरफुल इन्फ्लुएंस था राइटर में जैसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग, टी.एस. एलियट एंड W.B. Yeats, मगर वो सक्सेसफुली प्रेजेंट किए हैं अपने आइडिया को that even today राइटर ट्राइंग कर रहे उनको इमिटेट करने के लिए, उनका यूनिक स्टाइल को इमिटेट करने के लिए, बट उतना यूनिक स्टाइल को इमिटेट सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे. कंसिडरिंग हिम अ बेकनॉन फॉर राइटिंग प्रोज एंड पोइट्री. सो ये था हम लोग का जॉन डन का बायोग्राफी. एंड इनके पोएम के बारे में अब पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट द पोएम. अ हिम टू गॉड द फादर. A Hymn to God the Father by John Donne is a well-loved poem about God and religion. It contains a speaker prayer that he be forgiven a series of unnamed scenes. जॉन डन, ये हिम टू गॉड द फादर जॉन डन का एक वेल लव पोएम है गॉड और रिलीजन के बारे में. इसमें स्पीकर का प्रेयर है कि इनको उनके जितनी भी गुनाहों का माफ़ी मिलेगा या नहीं. मीन्स उनका जितना भी अननेम्ड सीन्स है उनको गॉड उस चीज़ को फॉरगिव करेंगे कि नहीं. जॉन डन ये पोएम तब लिखे थे जब वो एक बहुत खराब फीवर मीन्स स्टमक कैंसर से जब रिकवर्ड हुए थे, उस टाइम ये पोएम उन्होंने लिखा था. इस पोएम में हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिखेगा. इस पोएम टोन में हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिखेगा जो कि रीडर को इम्प्रेशन देता है कि डन को एश्योरेंस है कि गॉड उनको फेवर करेंगे. मीन्स डन को एश्योर है कि मीन्स गॉड उसको फेवर करेंगे. वो ऐसे डिजीज से सेव हुए जो कि बहुत फैटल है. And the speaker of the poem seems to beating God up bit in the song like a poem of 18 line. इसमें स्पीकर ऐसा पोएम मतलब पोएम को गा के रिप्रेजेंट किए जैसे कि सॉन्ग होता है 18 लाइन का. थीमेटिकली पोएम जो है वो फोकस कर रहा है गॉड के फॉरगिवनेस में. एंड द स्पीकर फियर दैट दिस फॉरगिवनेस माइट नॉट अवेलेबल टू हिम ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ हिज सीन. टू शो हाउ ट्रूली ही नीड्स टू बी फॉरगिवन द स्पीकर कैटलॉग हिज सीन बाय टाइप. ही वांट्स टू मेक श्योर दैट फॉरगिवनेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच कैटेगरी. सो थीमेटिकली पोएम जो है वो फोकस किस में कर रहा है गॉड के फॉरगिवनेस में. एंड द स्पीकर को फियर है कि ये फॉरगिवनेस उनके पास अवेलेबल नहीं होगा. मीन्स गॉड उनको माफ़ी नहीं देंगे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा सीन्स है. वो बताते हैं कि उनको कितना ज़रूरी है ये मतलब ये माफ़ी पाना, क्योंकि और इसलिए उन्होंने स्पीकर ने कैटलॉग कर दिया सीन को टाइप के थ्रू. वो चाहते हैं कि फॉरगिवनेस जो है वो हर कैटेगरी के लिए अवेलेबल होना चाहिए. वो बिगिंस करते ओरिजिनल सीन से, द सीन विच इनहेरिटेड फ्रॉम एडम एंड ईव. ये पोएम जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है जॉन डन के द्वारा. ये फर्स्ट सीन मीन्स फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सीन वो है जो कि इनहेरिटेड हुआ है एडम और ईव से. सेकेंड कैटेगरी है जो कि वो कमिट कर रहे हैं इवन जो कमिटेड. एंड थर्ड कैटेगरी ये है कि वो दूसरों को भी मजबूर करें मीन्स दूसरों के लिए भी डोर खोल रहे हैं कि टू कमिट द सेम.
तो उन्होंने इस पोएम को बिगिन किया है एडम और ईव के सीन से। द फ्रेज, ये ऐसा टाइम, ये एक ऐसा सीन है जो कि उनके होने से पहले हुआ है। सजेस्ट स्पीकर जो है वो सबली क्वेश्चन कर रहे, आस्क और पूछ रहे गॉड से, क्वेश्चन कर रहे और गॉड से पूछ रहे क्या ये सही रहेगा कि हम एडम सीन्स को भी साथ लेकर चले अपने सीन्स में। तो स्पीकर जो है वो मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड कैटेगरी ऑफ सीन को लेते हुए। जो सीन वो कमिट कर रहे और इवन कंटिन्यू टू कमिट इट, मीन्स अभी भी कमिट कर रहे और कमिट करते ही जा रहे, मीन्स कोई ये नहीं है कि वो कमिट नहीं कर रहे, मीन्स कमिट कर रहे और कमिट करते ही जा रहे। एडमिटिंग दैट, ये एडमिट कर रहे जॉन डन कि वो बहुत हेट करते हैं ये फैक्ट से कि हम इस सीन को कमिट कर रहे हैं। और फाइनल स्टैंडर्ड जो है वो फॉरगिवनेस चाह रहा है फॉर राइटिंग दिस पोएम एट ऑल, मीन्स स्पीकर इस पोएम को लिखने के लिए भी गॉड से माफ़ी मांग रहे। सो ये शॉर्ट सा एनालिसिस था, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा पोएम को समझने के लिए। सो ये पोएम जो है वो कंसिस्टेंट पैटर्न को फॉलो किया है। ए बी कोई एलिट्रेशन नहीं है इन सॉन्ग में। इन रिगार्ड टू मीटर, दिस पीसेस इज मोस्टली स्ट्रक्चर इन आयम्बिक। ये पोएम गाइस आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। आप लोगों को आयम्बिक पेंटामीटर तो पता ही होगा, तो ये पोएम जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में। Will thou forgive that sin where I began, which was my sin, though it were done before? Will thou forgive that sin through which I run and do run still, though still I and do deplore? When thou hast done, thou hast not done, for I have more. इस स्टैंजा में स्पीकर जो है वो आस्क कर रहे गॉड से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वो जानना चाहते हैं कि गॉड जो है वो सीन ऑफ द वर्ल्ड को फॉरगिव करने के लिए एबल है कि नहीं, मीन्स वर्ल्ड के सीन को गॉड एबल ये फॉरगिव करेंगे या नहीं। ये ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से सारा ह्यूमैनिटी सफ़र कर रहा है, बट ये उन लोग उस चीज़ के पार्ट नहीं है, फिर भी ये ह्यूमैनिटी सफ़र कर रहा है। ये ऐसा चीज़ है जो उनके मतलब उनके जन्म लेने से पहले हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया, इसलिए वो भी इस चीज़ के पार्ट है। द नेक्स्ट लाइन डिस्क्राइब करता हाउ द स्पीकर माइट गेट सेपरेट फ्रॉम द लार्जर सीन। ये नेक्स्ट लाइन डिस्क्राइब कर रहा है कैसे स्पीकर सेपरेट हो गया लार्जर सीन से, मगर लार्जर सीन ऑफ द वर्ल्ड से, मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्योर है। इनफैक्ट वो स्टेट करता है कि मैं अभी भी सीन के मतलब सीन करते ही जा रहा हूँ, सीन से कोई भी मतलब ये कंट्रोल नहीं है सीन में। वो अपना फॉरगिवनेस का प्ली रखते हैं फॉर द फर्स्ट सीन जो कि कमिट किया गया एडम एंड ईव के द्वारा। मीन्स वो गॉड के सामने इमोशनल रिक्वेस्ट रख रहे हैं फर्स्ट सीन के लिए जो कि एडम और ईव ने किया है। ये ऐसा मतलब जॉन का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर भी जॉन जो है वो अपना इमोशनल रिक्वेस्ट रख रहे हैं गॉड के सामने। फर्स्ट स्टैंजा से पोएट को जो है वो नॉट ट्राइंग टू प्रेज द गॉड। फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग देखेंगे पोएट जो वो प्रेज नहीं कर रहे गॉड को, मीन्स गॉड का तारीफ नहीं कर रहे, बस उनकी फॉरगिवनेस के लिए बेगिंग कर रहे। रीडर जो है वो विटनेस करेंगे थीम ऑफ रिपेंटेंस एंड रिग्रेट इन वेरी फर्स्ट स्टैंजा। थीम ऑफ रिपेंटेंस हम लोग को दिखेगा, रिग्रेट दिखेगा फर्स्ट स्टैंजा में, और ये फर्स्ट स्टैंजा जो है वो टाइप ऑफ, इसलिए फर्स्ट स्टैंजा जो है वो टाइप ऑफ कन्फेशन है। जॉन जो है वो जॉन को पता है कि कोई परफेक्ट नहीं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता खुद को, सीन को कंट्रोल नहीं कर सकता। सीन जो है वो ह्यूमन नेचर का पार्ट है, मतलब हम लोग गुनाह जो करते हैं वो ह्यूमन नेचर में आ गया, बस गया है गुनाह करना, बट जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल नेसेसरी है। और रिपेंटेंस जो हम लोग करते हैं मीन्स जो माफ़ी मांगते हैं गॉड से, वो हम लोग करते हैं, इंसान करते हैं, क्योंकि गॉड को भी पता है ह्यूमन नेचर कैसा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सीन को कमिट करते हैं और फिर बाद में गॉड से प्रे करते हैं फॉर फॉरगिव दिस सीन। तो गॉड को भी अच्छा से ह्यूमन नेचर पता है। तो लास्ट लाइन ऑफ स्टैंजा फॉर आई हैव मोर रिवेल्स दैट जॉन डन जो है वो फुल्ली कॉन्शियस अबाउट हिज सीन। तो लास्ट लाइन से हम लोग को लगता है कि जॉन डन जो है वो फुल्ली कॉन्शियस है अपने सीन से, मीन्स अपने गुनाहों से
पूरा जानकारी में। विल thou forgive the sin which I have warned other to sin and made my sin which I did shun a year or two but followed in the score when thou hast done thou hast not done for I have more। मैन जो है वो खाली कॉमिट नहीं करता सीन को बट और अदर को भी इंकरेज करता है वही करने को। विल thou forgive that sin which I have warned other to sin and made my sin their door। तो जॉन डन जो है वो इसके लिए भी फॉरगिवनेस मांग रहे, सिर्फ फॉरगिवनेस में फॉरगिवनेस। जॉन जो है वो गॉड की मर्सी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनकी सीन्स के लिए। ये बहुत अनक्लियर है किस टाइप का सीन उनका कहने का मतलब है, मगर उनके लिए वो उन्होंने डोर खोल दिया। मीन्स अदर्स को भी इंकरेज किए हैं, पीपल अदर्स को भी इंकरेज करते हैं कि सीन के थ्रू सीन करो, सीन्स के लिए डोर खोले सीन करने के लिए। एंड इसके लिए भी जॉन डन जो है वो इमोशनल रिक्वेस्ट कर रहे गॉड से फॉरगिवनेस के लिए। तो ही क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी और डोर फॉर अदर टू वॉक थ्रू। उन्होंने डोर खोल दिया है अदर्स के लिए टू वॉक थ्रू इट, मेकिंग इट easier for them to go against God। He tells God how he wallowed in the sin and for us go this vastly overshadow the manger and two or year or two he spent shunning his sin। The stanza conclude are done informing God that he isn't finished forgiving sin yet there are still more। A year or two but valid in a score। फ्रेंड्स स्कोर मतलब होता है 20। पोएट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भले ही वो पाप नहीं कर रहे, मतलब 1-2 साल पाप नहीं किए, मगर जब वो दोबारा वो सीन्स को किए तो वो 20 बार किए। मीन्स वो 1-2 साल अगर वो सीन नहीं किए तो वो अगर दोबारा से वो सीन किए तो वो 20 बार किए। ये अ ईयर और 2 बट वैलिड इन अ स्कोर का मतलब यही है। तो इस चीज़ के लिए भी फॉरगिवनेस चाह रहे जॉन डन। ये कंक्लूड करता है जॉन इन्फॉर्मिंग दैट डन इन्फॉर्मिंग गॉड दैट ही इजंट फिनिश्ड फॉरगिविंग सिंस येट देयर आर स्टिल मोर। इसलिए डन जो इन्फॉर्म कर रहा है गॉड को कि अभी भी आपका ये माफ़ी देना कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी बहुत बचा हुआ है। I have a scene of fear that when I have spent my last year I shall perish on the shore, but swear by thyself that at my death thy sun I shall shine as he shine now and heretofore, and having done that thou hast done I fear no more। नेक्स्ट लाइन फाइनल स्टैंजा में पोएट गॉड से कहते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट सीन के बारे में, और वो सीन है फियर। पोएट के हिसाब से पोएट को डर है कि उनको जब तक गॉड को उनके सारे सीन के बारे में पता चलेगा तब तक वो मर जाएंगे, और क्योंकि सीन बहुत न्यूमरस है। डन ने एक फ्रेज ऐड किया है पेरिश ऑन द शोर। इसका मतलब ये है कि ना तो वो हेवन में ही जा सकेंगे ना ही हेल में, बल्कि इन दोनों के बीच में फंसे रह जाएंगे, और ये उनके दिमाग में सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है उनके माइंड में। नेक्स्ट लाइन द स्पीकर आस्क करते हैं गॉड से अगर जस्टिस उन पे श्राइन कर मीन्स जस्टिस का प्रेजेंट को सिंबलाइज किया गया है कंप्लीट फॉरगिवनेस। उनके हिसाब से अगर जस्टिस वो पूरे ह्यूमन काइंड के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिए थे, इसलिए अगर वो मेरे गुनाहों को भी अपने ऊपर ले लेंगे तो उन्हें कोई चीज़ का फियर नहीं रहेगा। एट दैट पॉइंट पोएट को कोई डर नहीं रहेगा और वो पूरी तरह सीन फ्री हो जाएंगे। जस्टिस एज ए सिंबल यूज़ किया गया है गॉड के कंप्लीट फॉरगिवनेस के लिए। जॉन चाहते हैं कि गॉड डन के सारे गुनाहों को माफ़ कर दे उनके आखिरी सांस तक। जब उनको सारे गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी तब उन्हें कोई फियर नहीं रहेगा। तो ये थी जॉन डन की पोएम। होप यू ऑल गाइस विल लाइक इट एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट।